वैल्यू गैप, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप को नॉर्मली हम लोग इम्बैलेंस की तरह भी जानते हैं, ठीक है। जैसे कोई कोई लोग इसको इम्बैलेंस भी बोलते हैं, कोई लोग इसको इनएफिशिएंसी भी बोलते हैं, ठीक है। उसका 3 नाम है, एक तो फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हैं, एक इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग इनएफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो ये चीज़ हो गया। और फिर फेयर वैल्यू गैप बनता क्यों है, पहले बात तो ये समझना होता है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप बनने के पीछे एक ही कारण है, जो कि मेरे को जितना अलग समझ में आता है कि फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये हुआ कि बनने कि कोई ना कोई स्मार्ट मनी एंटर हुआ है, ठीक है। और स्मार्ट मनी इन द सेंस कि मान लो कि कोई भी करेंसी है, तो उसका जो ओनर है, ओनर कौन होगा, उसका बैंक ही होगा, सेंट्रल बैंक होगा, ठीक है। या कोई भी स्टॉक है तो उसका ओनर, जिसके पास ज़्यादा स्टॉक होल्ड किया है तो वो हो गया। यदि मान लो क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो वेल जो होते हैं, वेल मतलब कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, और ज़्यादा बिटकॉइन जो होल्ड करते हो वही, उन्हीं को वेल वेल बोला जाता है। तो मतलब जिसके पास मार्केट का में कंट्रोल है, बट ऐसा नहीं है कि उनके पास कंट्रोल है तो हमेशा पैसा बनाते होंगे। स्मार्ट मनी एक एक कोई मतलब यूनिटी नहीं होता है, एक ग्रुप ऑफ कुछ लोग होते हैं या कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, उस उनको हम लोग स्मार्ट मनी बोलते हैं। तो उनका उनका चाल है, उनका जो मूवमेंट है, ऐसा नहीं कि मार्केट में छुप जाता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लो, एक एनालॉजी मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि जैसे कि एक स्विमिंग पूल है और उसमें उसमें एक बच्चा गिरता है, ठीक है। एक स्विमिंग पूल है, उसमें एक बच्चा गिरता है, तो हमको ज़्यादा उसमें से पानी कितना निकलेगा, थोड़ा बहुत भी नहीं निकलेगा, ठीक है। बट उसी स्विमिंग पूल में एक हाथी गिर जाए तो हमको दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारा पानी उस स्विमिंग पूल से निकल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस बनने का कारण यही है कि यहाँ पर मार्केट में कुछ सडन अग्रेसिव मूवमेंट जो आया है, ठीक है, तो उससे फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस बनता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आइडिया तो क्लियर हो गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस और या इनएफिशिएंसी बनता क्यों है, ठीक है। तो ना फेयर वैल्यू गैप जो, और क्या ये कैसा है, थ्री 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 कैंडल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तीन कैंडल चाहिए हमको बनने के लिए। बट ना फेयर वैल्यू गैप्स के बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप्स के टाइप्स बहुत सारे हैं। पहले 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 नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप समझ लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, फिर हम लोग टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप है, जो कि दो टाइप्स, पहले तो बेसिक कैटेगरी जो हम उसको डिवाइड करते हैं, बेसिक कैटेगरी जो कि है आपका सीबी और बीसी, ठीक है। सीबी मतलब होता है कि सेल साइड, पहले हम लोग इसको समझते हैं। ये जो है हमारा है मार्केट बुलिश है, तो ये जो बनेगा हमारा सीबी, बीसी बनेगा, ठीक है। बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। मतलब मेरे कहने का मतलब पता है, एक चीज़ ना मैं समझाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि सिर्फ 3 कैंडल ही चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, और ओपन होते ही प्राइस नीचे आया, ठीक है। फिर एक वीक बनाना था, वीक बनाया यहाँ पर, फिर क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गया, ठीक है। फिर और थोड़ा नीचे आया और यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। तो हर एक जब भी प्राइस का मूवमेंट होता है ना, वो खुद वो इनएफिशिएंट होता है। जैसे कि ये कैंडल है, ऐसा बना है, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि ये जो बॉडी है, मान लीजिए बुलिश कैंडल है, ये बॉडी खुद ब खुद इनएफिशिएंट है, क्योंकि कोई भी प्राइस एफिशिएंट डिलीवरी का मतलब ये हो, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर सेल साइड डिलीवरी और बाई साइड दोनों हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो चीज़ जो है हमारा पूरा इनएफिशिएंट हो गया। तो आप कोई भी एक कैंडल बनते हुए देखो, जैसे कि मैं 1 मिनट में ले जा रहा हूँ ताकि हम एक कैंडल बनते हुए देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी अभी ये कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो अभी जो भी कैंडल, अभी ये कैंडल बन रहा है, ठीक है। बट मे भी हम उसको ऐसे स्टडी करते हैं कि जैसे कि ये कैंडल ऐसे बन रहा है, जब ये कैंडल बन रहा है ना, तो सपोज ये मान लो ये बेरिश कैंडल है, ठीक है। तो ये बेरिश कैंडल है, तो ये खुद ही एक इनएफिशिएंट है, ठीक है। जब तक इसके साइड में कुछ बुलिश डिलीवरी ना हो, तभी ये जो पूरा एरिया क्या होता है, पूरा एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। एफिशिएंट कहने का मतलब है कि दोनों साइड की डिलीवरी हो, ठीक है। जैसे कि मान लो, अभी देखो, अभी अभी मज़ा आएगा। हाँ, अभी अभी नेक्स्ट कैंडल यदि बनता है ना, ऐसा कुछ नहीं, अभी बन नहीं रहा, एग्जाम्पल समझने के लिए मज़ा आता है समझाने में। चलो ऐसे ऐसे समझते हैं। जैसे कि ये कैंडल, ठीक है, ये सिर्फ एक ही कैंडल पकड़ते हैं हम लोग।
कि ये कैंडल है, ठीक है, जब ये कैंडल बना होगा अपने समय में, तो ये कैंडल ही पूरा इनएफिशिएंट होगा, ठीक है। कब तक? जब तक यहाँ पर एक बुलिश कैंडल, मतलब बाई साइड डिलीवरी ना हो। तो कोई भी चीज़ एफिशिएंट होने का मतलब क्या है कि दो डिलीवरी जो हो, सेल साइड और बाई साइड दोनों हो जाए, ठीक है। जब दोनों डिलीवरी एक साथ हो जाता है, मतलब उस एरिया में और उस रेंज में, जैसे एक रेंज है और उस रेंज में यदि बाई साइड सेल साइड डिलीवरी दोनों हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो जो रेंज हो गया और चाहे वो कैंडल हो गया, वो एफिशिएंट हो गया, ठीक है। समझ रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो हेलो हाँ हाँ। हाँ, तो वो जो रेंज जो हो गया, क्या वो एफिशिएंट हो गया। तो यहीं से, इसी से ही डिराइव होता है हमारा फेयरवैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसमें इसमें भी हम लोग 3 कैंडल यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली होता क्या है ना कि हर एक कैंडल खुद ब खुद वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। कब तक? जब तक उसमें दोनों साइड की डिलीवरी ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि अभी ये कैंडल बनता है ना यहाँ पर, तब समझ आपको और अच्छा से समझ में आता है, ठीक है, कि ये कैंडल यदि नीचे की तरफ आता है, इसका मतलब क्या है, सेल सेल डिलीवरी हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि लेट्स सी, ठीक है, थोड़ा बनने दीजिए, अभी 30 सेकेंड और है, ठीक है। तो थोड़ा देर वेट कर सकते हैं हम लोग, तब तक मैं यहाँ पर एक और बना दूँ ताकि समझ में आसानी हो। ये वीक है और ये एक वीक है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर भी ये एक वीक। हाँ, अभी देखो ध्यान से, अभी ये जो कैंडल बना है ना, ये इनएफिशिएंट कैंडल है, ठीक है। अभी देख रहे हो ना अर्नब भाई? हेलो, ये जो कैंडल है ना, ये पूरा इनएफिशिएंट है। कब तक? हम लोग सिर्फ एक कैंडल को पकड़ रहे हैं, अभी तक फेयर वैल्यू गैप बना नहीं है, बट स्टिल ये भी एक फेयर वैल्यू गैप की तरह हम लोग कंसिडर करते हैं। कब तक? जब ये कैंडल, अभी जो नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है ना, जब ये नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है, ये पूरा यहाँ तक यदि आ जाता है ऐसे करके, ठीक है। और तब इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा रेंज बना है हमारा, ये जो रेंज है, ये रेंज क्या है, ये एक तो एफिशिएंट रेंज हो गया, समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ, ये एफिशिएंट रेंज होगा, और यहीं से ही हम फेयर वैल्यू गैप को डिराइव करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि 3 कैंडल्स बनते हैं, बट तीनों में से कुछ ऐसा एरिया हो जाता है जहाँ पर सिर्फ एक साइड का डिलीवरी होता है, इधर बाई साइड का डिलीवरी होता है, नहीं तो सेल साइड का डिलीवरी होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ डिलीवरी हम उसको कैटेगराइज करते हैं एज ए इन द फॉर्म ऑफ BC और CB, ठीक है। BC मतलब बाई साइड इनएफिशिएंसी, और सेल्स बाई साइड इनएफिशिएंसी, एक सेकेंड, हाँ, बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। अभी देख लो, अभी ये क्या बना है, अभी ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो है, ये जो कैंडल है यहीं तक गया, और ये जो एरिया जो बचा, ये क्या है, ये एरिया जो आपका इनएफिशिएंट रह गया, ठीक है। मतलब ये किसका इनएफिशिएंटी, किसका है, ये इम्बैलेंस किसका है, सेल साइड का इम्बैलेंस है, मतलब यहाँ पर सेल साइड डिलीवरी हुआ है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, CB, सेल साइड इम्बैलेंस और बाई साइड इनएफिशिएंसी। मतलब यहाँ पर बाई साइड इनएफिशिएंट है, बाई साइड यहाँ पर हुआ ही नहीं है। यदि नेक्स्ट कैंडल यहाँ से और ये ओपन होता है और यहाँ जाता है, तो ये जो डिलीवरी क्या हो जाता है, ये पूरा रेंज ही अब बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब ये अभी जो हम लोग जो लाइव फॉर्मेशन देखे हम लोग CB का, ठीक है, 3 कैंडल यूज हुआ, जो कि ये कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, ठीक है। तो ये तीनों कैंडल में से ये जो एरिया हो गया हमारा, वो क्या हो गया, CB हो गया। CB मतलब हो गया सेल साइड इम्बैलेंस, मतलब इम्बैलेंस जो है सेल साइड का है, और इनडिफिशिएंसी किसका है, बाई साइड का है, तो हम लोग इसको बोलते हैं सेल साइड, ठीक है, सॉरी CB। जस्ट इसका अपोजिट जो होता है हमारा BC होता है, जिसको बोलते हैं BISI, बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इम्बैलेंस जो होगा वो बाई साइड का होगा, मतलब बाई साइड में अग्रेसिव मूवमेंट आया होगा, और इनएफिशिएंसी जो होगा सेल साइड का, मतलब उसमें सेल साइड का डिलीवरी नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर, ठीक है। ये भी जो जितना भी फेयर वैल्यू गैप्स देख रहे हो, ये सारा फेयर वैल्यू गैप्स जो है, ये जो है BC है, क्योंकि इसमें जो इम्बैलेंस है बाई साइड का है, और इनएफिशिएंसी जो है सेल साइड का, इसलिए हम उसको BC बोलते हैं। अभी हर एक कैंडल में हर एक कैंडल ही खुद में खुद एक फेयर वैल्यू गैप, मतलब एक इम्बैलेंस है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। क्योंकि हर एक कैंडल यदि दोनों साइड की डिलीवरी नहीं हो पाता है, तो मतलब वो इनएफिशिएंट है, और जब तक दोनों हो जाए तब उसको बोलते हैं कि हाँ एफिशिएंट हो गया। अभी जो नेक्स्ट कैंडल अभी मैं भी अभी प्राइस इसके ऊपर जाने का कारण यही है, क्योंकि ये जो इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन को एफिशिएंट करने के लिए, तो ये जो पूरा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ही पूरा बैलेंस हो जाएगा, सिंपल वही कॉन्सेप्ट। अभी ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये भी कैंडल जब तक दोनों साइड की डिलीवरी ना हो जाए,
तब तक ये कैंडल ही इनएफिशिएंट है, ठीक है। जब एक और कैंडल, अभी देख पा रहे हो, ये जो रेंज है, ये जो रेंज जो बना है, ये रेंज ही क्या है, ये एक एफिशिएंट रेंज है, ठीक है। ये एक एफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर और देखो, लेफ्ट साइड में एक फेयरवेल हो गया पे उसको टैप किया। हाँ वो तो उसको टैप किया, ठीक है, उसके बाद से बाउंस किया, वो अलग बात है, बट मैं समझाने की जो हम्म, कोशिश कर रहा हूँ हाँ मैं कि समझा। ये जो रेंज जो बना है प्राइस का, वो क्या है, वो एफिशिएंट रेंज है। अभी देखो ना, अभी ये जो रेंज है, ठीक है, प्राइस का, ये रेंज एक तो क्या हो गया, एक तो एफिशिएंट रेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने इसमें इम्बैलेंस बनाया था, उसको फील भी हो गया, मतलब यहाँ बाई साइड की डिलीवरी भी होगी और यहाँ पर सेल साइड की भी डिलीवरी होगी, ठीक है। मतलब कोई भी रेंज को इफिशिएंट होने का कारण मतलब क्या है, जो डिलीवरी जो हो बाई साइड सेल साइड दोनों हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो रेंज क्या है, वो बैलेंस्ड हो गया रेंज, ठीक है। मतलब उसमें कुछ गड़बड़ ही नहीं है, ठीक है। बट इसलिए इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट भी यूज़ करते हैं बीपीआर का, बैलेंस प्राइस रेंज का, ठीक है। तो मे भी बीपीआर भी आज ट्राई करेंगे कवर करने के लिए, ठीक है। लेट्स डू, फिर उसके बाद से आप स्टडी करते हैं कि जो फेयर वाले गैप्स है, ठीक है, उसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसको लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कि मान लो ये फेयर वाली गैप है, ठीक है, ये कोई भी फेयर वाली गैप हो सकता है, मे बी बीसी हो, मे बी सीबी हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट हम इसको इसको ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहो तो चार पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, बट मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड करके समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो भी ये जो है ना फेयर वाली गैप, इसका जो इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मिडिल पार्ट जो है, जो 0.5 लेवल है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सीई, मतलब कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। और जो ऊपर वाला ये जो एरिया है, मान लो ये आपका क्या बोलते हैं, ये मान लो कि ये सी बी है, सपोज ये सी बी है, सेल साइड इम्बैलेंस है और बाई साइड इनएफिशिएंसी है, सपोज ये सी बी है। तो ये जो सी बी है, तो जो ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग प्रीमियम बोलेंगे, ठीक है, और जो नीचे वाला जो एरिया होता है वो डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। सी बी मतलब कि ये सी बी जो बेरिज फेयर बोली गया, ठीक है, ये, ठीक है। तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट, जो ऊपर वाला होता है प्रीमियम। इसको जो अपोजिट कर देंगे तो वो हमारा बीसी का भी हो जाएगा, ठीक है। तो बीसी का मतलब कि उसका जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा, वो डिस्काउंट होगा, और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो प्रीमियम होगा, ठीक है। अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स सपोज मान लीजिए कि प्राइस जो है वो इस वाला फेयर वाली गैप पे 4 है, ठीक है। हमने क्या किया ना कि इस फेयर वाली गैप को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए इन द टर्म्स ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट, और म्यूचुअल जो पार्ट होता है कंसिक्वेंट एंड एनक्रोचमेंट। तो पहला रूल हम लोग दिमाग में रखना चाहेंगे कि फेयर वाली गैप जो भी होता है ना, एक इंपॉर्टेंट पीडीआर है, और इसमें क्या होना चाहिए कि प्राइस को कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए। मान लो कि प्राइस आया और यहाँ पर आपने एंट्री बना ली, ठीक है, फिर क्या किया ना, प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है। तब इसका मतलब देखो, ये इसका मतलब ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। सपोज मान लो आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो चॉइस है। आप इधर अपना ट्रेड को बंद कर सकते हो, नहीं तो आप ट्रेड का जो पोजीशन साइज है उसको कम कर सकते हो, ताकि आपका रिस्क जो है वो कम हो जाए, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हो। तो जो भी हाई प्रोबेबिलिटी पीडीआर होता है ना, सॉरी फेयर वैल्यू गैप होता है ना, उसमें क्या होता है कि प्राइस जो है ना तुरंत उसका डिस्काउंट एरिया से रिएक्ट करता है, ठीक है। नहीं तो सपोज डिस्काउंट एरिया से रिएक्ट नहीं कर रहा है, प्राइस डिस्काउंट एरिया से रिएक्ट नहीं कर रहा है, स्टिल प्राइस कहाँ तक जा सकता है, प्राइस कैन गो पूरा फुल्ली कवर कर सकता है, बट नॉट बाई बॉडी, बाई वीक, ठीक है। मतलब प्राइस को हम अलाउ नहीं करने देंगे कि वो बॉडी क्लोजिंग दे ऊपर, इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर में बॉडी क्लोजिंग हम अलाउ ही नहीं कर सकते, ठीक है। और बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है कि प्राइस जो है ना कि जो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट जो 0.5 लेवल है उसको रिस्पेक्ट करता है, बाई बॉडी भी रिस्पेक्ट करता है, मतलब उसके नीचे ही बॉडी क्लोजिंग होता है और फिर वहाँ से प्राइस जो है रिवर्स होता है, ठीक है। कभी कभी दिमाग में हम लोग को ये भी आता है कि हम कितना देर तक प्राइस को मतलब अलाउ कर सकते हैं जाने के लिए, मतलब हाउ फार ए कैंडल कैन गो बियॉन्ड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि उसके लिए मैं बनाता हूँ एक चीज़ ताकि समझ में आए कि हम जो ऊपर का दो कैंडल है, ठीक है, जैसे कि ये एक और कैंडल और एक और कैंडल, ठीक है। तो सपोज हमको पता नहीं है कि प्राइस कहाँ तक जाएगा फेयर वैल्यू गैप के अंदर, ठीक है।
बट हमको हमको थोड़ा इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना कि कहाँ तक जाने से, मतलब कहाँ तक हम अलाउ कर सकते हैं प्राइस को जाने के लिए, ठीक है। सपोज़ मान लो कि ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, और हम क्या करेंगे ना कि आप ध्यान रखना कैंडल नंबर 1 और 2, ठीक है। कैंडल नंबर 1 और 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि ये कैंडल नंबर 1 है, ये कैंडल नंबर 2 है, और ये कैंडल नंबर 3 है, ठीक है। तो यदि सपोज प्राइस अप्रोच कर रहा है इस फेयर वैल्यू गैप को, इस प्राइस अप्रोच कर रहा है इस फेयर वैल्यू गैप पे, ठीक है, तो हम कहाँ तक अलाउ कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 2 का जो वीक है, सपोज ये लोअर वीक और ये अपर वीक, ठीक है, इसका हाई और लो मेजर करेंगे, ठीक है। इसका हाई और लो मेजर जो भी 0.5 लेवल आता है, जो कि ये ब्लू लाइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक हम अलाउ कर सकते हैं प्राइस टू गो, ठीक है। कैसे? बाई वीक, नॉट बाई बॉडी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। हम बॉडी क्लोजिंग तो कभी कहते ही नहीं चाहेंगे कि बॉडी क्लोजिंग हो जाए इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, ठीक है, ये कभी होना ही नहीं चाहिए। यदि यदि आप बियरिश हो, आपका आइडिया बियरिश है, यदि बॉडी क्लोजिंग हो रहा है उसके ऊपर, मतलब कि आपका जो बायस है वो मे भी गलत है, और अपने आपको मान लेना चाहिए कि आई एम रॉन्ग, और नेक्स्ट सेटअप के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बट कभी कभी प्राइस पूरा यहाँ तक जाएगा और फिर तुरंत ही रिवर्स मारेगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक वीक सा बन जाता है। तो ये यहाँ तक प्राइस को हम अलाउ कर सकते हैं जाने के लिए। ये कैलकुलेशन क्या था, एक बार समझना कितना पॉइंट? जैसे कि मान लो ये 3 कैंडल है, ठीक है, ये 3 कैंडल है, इस तीनों कैंडल में फर्स्ट कैंडल, ठीक है, और सेकेंड कैंडल, ठीक है, इसका वीक, ये जो लोअर पॉइंट है, ये लो, ठीक है, और ये हाई, इन दोनों का हाई, इस वीक का लो, इस वीक का हाई, मतलब फर्स्ट कैंडल का लो, सेकेंड कैंडल का हाई का जो 0.5 आता है, जो कि ये लेवल आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक हम अलाउ कर सकते हैं प्राइस को टू गो बाई वीक। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ तक हम लोग अलाउ कर सकते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट में क्या बोला कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस को कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए। यदि कंसोलिडेट करता है तो आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, नहीं तो पोजीशन साइज को कम कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या बोला है कि जब भी अच्छा फेयर वैल्यू गैप होगा तो प्राइस उसको बाई बॉडी रिस्पेक्ट करे। बाई बॉडी मतलब कि बॉडी क्लोजिंग होगा ही नहीं। देखो क्या होगा ना कि मैं दिखाता हूँ। 3 केसेस हो सकता है, 3 केसेस कैन बी, 3 केस हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि मान लो ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और जो भी बॉडी क्लोज हो रहा है ना, बाहर हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है बॉडी क्लोजिंग, ठीक है, इसके ऊपर प्राइस टैप कर रहे हैं और बॉडी क्लोजिंग जो हो रहा है वो नीचे हो रहा है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हो रहा है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्रोचमेंट है, तो उससे कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्रोचमेंट में क्या होगा कि बॉडी क्लोजिंग हो रहा है फेयर वैल्यू गैप के अंदर, बट कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्रोचमेंट को रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्रोचमेंट जो सी है 0.5 लेवल है, उसके नीचे बॉडी क्लोजिंग हो रहा है, ना कि उसके ऊपर। तो सेकंड केस ये भी हो सकता है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि प्राइस का बॉडी क्लोजिंग हो रहा है फेयर वैल्यू गैप के अंदर, बट फेयर वैल्यू गैप के बाहर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 केसेस आपको मतलब आप एनकाउंटर कर सकते हो जब भी आप ट्रेड मतलब आप देखोगे ना चार्ट में, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। जैसे कि ये इसको ही देखते हैं, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, और इसको ना हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, 2 पार्ट में, ठीक है। देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो लेवल है ब्लू वाला, ये वाला आपका 0.5 है, और ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है। तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट जो ग्रीन पार्ट है ऊपर वाला, वो डिस्काउंट प्रीमियम पार्ट, सॉरी हाँ, वो क्या है आपका डिस्काउंटेड पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है वो प्रीमियम पार्ट है, ठीक है। हम चाहते हैं कि एंट्री नीचे में ले, ताकि प्राइस उतना ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा बहुत उल्टा लगेगा कि इसको हम लोग क्यों बोलते हैं कि ये हमारा डिस्काउंट है और ये प्रीमियम है। हालांकि ऊपर में ही हम लोग बाई करेंगे, सेल करेंगे, नीचे में बाई करेंगे, बट इसमें फेयर वैल्यू गैप में थोड़ा बहुत उल्टा हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो एंट्री है वो जल्दी हो, ना कि हम लोग कभी चाहेंगे नहीं कि प्राइस इतना डीप रिट्रेस करे फेयर वैल्यू गैप के अंदर। इसीलिए हम नीचे वाले को प्रीमियम बोलते हैं और ऊपर वाले को डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है, एंट्री पर्पज़ के लिए। बट अलग जब जनरली हम रेंज को जब मैपिंग करेंगे तब वहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, नीचे वाला डिस्काउंट, ऊपर वाला प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया तो डाउट, यहाँ पर तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? हेलो, नहीं। हाँ। तो अभी देखो ये जब मैं जो 3 केसेस बताया कि फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि मे बी प्राइस जो है ना उसका जब बॉडी क्लोजिंग यहाँ इसके नीचे हो, ठीक है, भले प्राइस इसके वीक अंदर जा सके।
सेकंड केस में बताया कि प्राइस जो कंस्ट्रक्ट इन क्लॉज के रिस्पेक्ट करे, मतलब इस ये लाइन के नीचे बॉडी क्लोजिंग हो पर यहाँ से वीक बनाए कोई दिक्कत नहीं, इतना जितना भी वीक बनाए कोई दिक्कत नहीं। फिर थर्ड केस क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक आ जाए, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग इसके अंदर हो चलेगा, इट्स ऑल्सो ओके, ठीक है। तो ये तीनों केसेस में ये में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। अभी लेट्स सी यहाँ पर भी ये अच्छा वाला फेयर वैल्यू गैप है। कैसे? प्राइस इज रेस्पेक्टिंग, सिंपल है, आपको देख के ही लग जाएगा कि प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमको ज़्यादातर प्रीमियम में ही देखना है, सॉरी ऑर्डर फ्लो के हिसाब से देखना है। स्ट्रक्चर इसलिए मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पहले पढ़ा कि जब भी बुलिश हो तो आप देखोगे कि प्राइस जो डिस्काउंट फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करे, ठीक है, और बियरिश हो तो प्राइस जो हमेशा प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करे, ठीक है। नाउ लेट्स सी हियर, लेट्स सी दिस इज गुड एग्जांपल टू स्टडी, ठीक है। ये एग्जांपल से स्टडी करने के लिए आसानी होगा। अभी इस फेयर वैल्यू गैप को देखो, ठीक है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहला जो पार्ट है नीचे वाला मैं इसको ग्रीन में रेड में रखता हूँ और ऊपर वाला पार्ट को मैं इसको ग्रीन में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए इन ए बेटर वे, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, प्राइस जो है, ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा हो गया, ये तो इतना बड़ा वीक ना जनरली न्यूज़ में बनता है, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ का जो वीक होता है ना इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये जो वीक देख रहे हो ना इतना बड़ा वीक, ठीक है, ये न्यूज़ में होता है, ठीक है। तो ये सब वीक को हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक है कि हर एक ब्रोकर में ये वीक छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इससे हमको करेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगा प्राइस का, इसलिए हम ये जो इतने बड़े वीक्स जो हमारे जो भी न्यूज़ होते हैं ना उसमें बनते हैं ना, तो उसमें हम लोग उस वीक को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो हम स्टडी पर्पज़ के लिए हम इस वीक को नेगलेक्ट करते हैं। हम जनरली फोकस कर रहे हैं अभी ये वाला फेयर वैल्यू गैप के अंदर में, ये जो इसमें जो प्राइस एक्शन जो हो रहा है, ठीक है। यहाँ देख लो कोई भी बॉडी क्लोजिंग इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर में नहीं हुआ, इस फेयर वैल्यू गैप के बाहर नहीं हुआ, ठीक है। फिर प्राइस क्या हुआ, प्राइस ने एक्सपांसन दिखाया और इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर में भी एक फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी एक फेयर वैल्यू गैप बना और यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि ये देख रहे हो यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग हो गया प्राइस का, ठीक है, हेलो। बट कभी कभी ये भी एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, कि प्राइस में बॉडी क्लोजिंग हो जाए, ठीक है, हो जाता है, बट नेक्स्ट कैंडल जो होता है एनगल्फिंग कैंडल होता है। एनगल्फिंग कैंडल पता है तो आपको, ठीक है, हाँ मतलब कि इस कैंडल को पूरा नेक्स्ट कैंडल ने एनगल्फ कर गया, ठीक है। तो ये केस स्पेशल केस होता है कि यदि मान लो कि आपने यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपने देख लिया कि प्राइस जो है इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो आपके हिसाब से ये फेयर वैल्यू गैप आपके लिए काम का नहीं है, आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था, ठीक है। बट नेक्स्ट कैंडल एनगल्फिंग बन गया, तो आपका एंट्री जो बनेगा ना, इस जो एनगल्फिंग कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया और नेक्स्ट जैसे इस कैंडल को ब्रेक करता है तो आपका एंट्री बनता है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है प्राइस में कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है, बस नेक्स्ट कैंडल एनगल्फिंग हो जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को ध्यान देखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो। ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अभी कुछ समझ में नहीं होता कि जब आप ट्रेड में रहोगे ना, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोला था, कि वहाँ पर एनगल्फिंग होना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट कैंडल। यहाँ पर बहुत सारा ऐसे केसेस देखोगे कि जहाँ पर प्राइस फेयर वैल्यू गैप के बाद क्लोज हो जाता है और हम लोग, मैं तो ज़्यादातर क्लोज ही कर देता हूँ ट्रेड, मैं स्टॉप लॉस तक वेट नहीं करता, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होगा कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्लोज कर देता था। लेकिन फिर क्या होगा कि एनगल्फिंग बना के प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो आप क्या करोगे, एनगल्फिंग बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल में आपका एंट्री हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस जो होगा, जो एनगल्फिंग जो ये जो बियरिश कैंडल था, ये आपका नीचे, इसके नीचे स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट जो है हमारा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है। बट सिंपल लैंग्वेज में हम समझें कि फेयर वैल्यू गैप जो है, जो नॉर्मल हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ते हैं रिटेल कॉन्सेप्ट्स में, तो वही है। फेयर वैल्यू गैप को हम लोग एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ये फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या होगा, प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर गया, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, अब ये रेजिस्टेंस क्या होगा, एज ए सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है, हेलो। यस यस हाँ, तो ये चीज़ है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि BPR है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बैलेंस प्राइस रेंज में ही पढ़ते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग विल ट्राई टू स्टडी बीपीआर, ठीक है। तब तक आपका बेसिक असाइनमेंट ये रहेगा कि जितना भी पॉइंट्स मैंने बताया, ठीक है, रिगार्डिंग फेयर वैल्यू गैप, तो आप इसको खुद जाके चार्ट में बैक टेस्ट करो, ठीक है। मतलब बैक टेस्ट इन द सेंस कि डज इट मेक सेंस टू यू, ठीक है। मतलब क्या सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। और एक और 2-3 चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, क्या कि मैं ना मैं मेरे को जो दिमाग में आता है वो उसी से मैं बोलता हूँ। तो एक और चीज़ मैं भूल के बताने के लिए कि ना कभी कभी देखना, चलो इसको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि हाउ कि प्राइस रिएक्ट, मतलब प्राइस कैसे आता है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। मान लो कि फेयर वैल्यू गैप है ना, तो एक कंडीशन होता है कि प्राइस ना ऐसे आए, दो तरह की रिटर्न होता है। एक तो होता है इमीडिएट रिटर्न, प्राइस तुरंत आ जाता है। कभी कभी एक राउंडेड फॉर्मेशन में आता है, राउंडेड रिटर्न, ठीक है। तो इसको भी आप देखना कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप में किस तरह से आता है, एक तुरंत आता है और एक राउंडेड रिटर्न आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो। मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है, जहाँ पर मैंने जितना भी बताया ना पॉइंट्स, ठीक है, उसको मैंने बनाया था बहुत पहले,